वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बस बिल्कुल चुप। बाबू स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। पहले बेटा आज इनकम मेथड की थ्योरी करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है बेटा वैल्यू एडेड मेथड के अब सभी न्यूमेरिकल्स आपने एक बार घर पे ट्राई कर लिए होंगे। मैंने तो कर दिए थे बेटा इलस्ट्रेशन 19 तक, ठीक है ना बेटा। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स की, तो ये बात ध्यान रख लेना 13 to 19 इलस्ट्रेशन ये गलती से भी ना छोड़ जाना। इनकी प्रैक्टिस दो बार करना, उसी लेवल का क्वेश्चन आता है वैल्यू एडेड मेथड में। इलस्ट्रेशन 13 to 19। चलो जी बेटा इनका मेथड स्टार्ट करते हैं। बाबू ये थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर जब आप क्वेश्चंस देखते हो, अभी दिखाऊंगा बेटा मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एग्जांपल आपको। तो बेटा ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगा, कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड 6 मार्क। बेटा बोर्ड के पेपर की कहानी हमेशा एक जैसी है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों आते हैं 6 नंबर में, ठीक है ना जी। तो बेटा अब आपने सोचना और समझना है, मैंने आपको बता दिया 99.99% यही कहानी है पिछले 10 सालों से। तो ये इनकम मेथड बेटा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जब कोई चीज प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होती है तो उसकी थ्योरी भी बेटा और अच्छे से सुननी होती है, ठीक है ना। क्योंकि फंसता बेटा प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं एक आध वर्ड में ही आदमी, ठीक है जी। तो बेटा वो थ्योरी में ही क्लियर करूंगा, आराम से सुनना। बाबू इस मेथड में ना बड़ी सिंपल कहानी ये है कि ये मेथड कहता है सभी फैक्टर इनकम्स का टोटल कर दो और इनकम मेथड फिनिश। सभी फैक्टर इनकम का बेटा कौन कौन सी फैक्टर इनकम ने पढ़ी है? 4 है। अरे अगर तुम्हें ये भी याद नहीं आ रहा फिर क्या बोलूं? 4 है, फटाफट बोलो। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये कहता है टोटल कर दो, हो गया इनकम मेथड खत्म। बस इतनी आसान बात बोलता है। चलो जी बेटा, हाँ बिल्कुल, चलो पहुंचो, घर पहुंच जाओ। बेटा रेंट की जगह मैं वर्ड लिख रहा हूं रेंट एंड रॉयल्टी। वेजेस, वेजेस की जगह लिख रहा हूं बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेटा एक और वर्ड है मिक्स्ड इनकम, इसके बारे में भी आज जान जाओगे। बेटा ये कहते हैं इन पांचों चीजों का टोटल कर दो, बेसिकली मतलब फैक्टर इनकम का टोटल कर दो और सब कुछ खत्म। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ठीक है जी। बेटा जानते हैं इनके बारे में, जो भी जानना है आगे। बेटा अगर कभी किसी क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना दिया हो तो बेटा इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। इसकी जगह पर बेटा इन 3 वर्ड को ढूंढने की कोशिश करना। बेटा ये 3 वर्ड हैं क्या? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और बेटा यार एक सेकेंड यार, गड़बड़ बहुत कर रहा है आज, लैग कर रहा है। सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। लो जी सामने देखना बेटा। बहुत ज्यादा लिखने पे मेरा ध्यान नहीं है, समझाने पे ज्यादा ध्यान है, इसलिए मैं बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े मैटर को बस बड़े शॉर्टकट में लिख रहा हूं। बाबू ये वर्ड एम्प्लॉयर है, क्योंकि आखिरी में ईआर आता है तो जनरली हम इसको ईआर लिखते हैं, और एम्प्लॉय को लिखते हैं डबल ई, क्योंकि आखिरी में डबल ई आता है, ठीक है जी। चलो खैर मैं पहले चर्चा कर दूं फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बेटा सबसे पहली बात, वेजेस एंड सैलरी इन कैश है, सबको क्लियर है। बेटा आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो, आपकी सैलरी है 25,000 रुपए महीना, और वो बेटा महीने की 1 तारीख को आपको 25,000 रुपए दे देता है। ये वेजेस एंड सैलरी इन कैश है, सिंपल बात। बेटा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड ये क्या चीज होती है? बेटा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड क्या होती है? बेटा आपका एम्प्लॉयर आपके लिए खर्च रहा है, पर बेटा कैश आपको भी कुछ नहीं मिल रहा और इन काइंड खर्चे जा रहे हैं। जैसे कि बेटा उसने क्या किया, आपको बेटा ऑर्गेनाइजेशन की एक कार दे दी चलाने को। आप बेटा रोज ऑर्गेनाइजेशन जाते आते उसी कार से हो, यानी कि ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन कभी कभी जब आपका पर्सनल पर्पस होता है तो आप उसी गाड़ी में घूमने भी चले जाते हो। बेटा ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है। या रेंट फ्री अकोमोडेशन, बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अपने फ्लैट है 100-200, तो बेटा जो हायर लेवल पोस्ट पे एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको अपने फ्लैट में रहने को दे रखा है। सर इन कैश कुछ नहीं मिल रहा है, पर बेटा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए खर्च दिया है, ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है। क्या बेटा एम्प्लॉयर का स्कूल है जहां आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप 1 रुपया भी नहीं देते और आप बहुत अच्छी खासी आपके बच्चों की पढ़ाई चल रही है, ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है।
ठीक है ना जी। इन कैश तो ये है बेटा मेरे हाथ में कैश में पैसे मिलते हैं मुझे। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का मतलब है बेटा एम्प्लॉयर मेरे लिए खर्च रहा है, वो बात अलग है कि मुझे हाथ में कैश कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखना बेटा, बाबू आप ऑर्गेनाइजेशन में पहले दिन गए, आज आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, बिल्कुल पहला दिन है, और एम्प्लॉयर ने आपको यूनिफॉर्म दे दी कि कल से इसी यूनिफॉर्म को पहन कर आना है। बेटा ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कहाँ, कैश थोड़ी दिया है, इन काइंड ही तो दिया है। बेटा जो चीज जॉब करने के लिए कंपलसरी है वो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड नहीं हो सकती। इन काइंड वही चीज होती है जहां आपकी डिस्क्रिप्शन है, जहां आप हाँ या ना बोल सकते हो। अब यूनिफॉर्म दी है कि यही पहन के आनी है, नौकरी करनी है, तो यहाँ बेटा आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है हाँ या ना बोलने की। कार लेते टाइम आपकी डिस्क्रिप्शन थी, उसने कहा कार ले लो, ऑर्गेनाइजेशन की लेनी है, तो अब आप चाहो तो ना भी कर सकते हो। उसने कहा बच्चों को पढ़ा दो हमारे स्कूल में, आपकी डिस्क्रिप्शन थी, पढ़ाना चाहो पढ़ा लो, एम्प्लॉयर के स्कूल में नहीं अच्छा लगता किसी और स्कूल में पढ़ा लो। तो जब तक आपकी डिस्क्रिप्शन रहेगी तब तक तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड रहेगी, लेकिन जहां आपकी डिस्क्रिप्शन ही खत्म हो जाएगी, जहां जॉब करने के लिए कोई चीज ही कंपलसरी है, तो बेटा वो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड नहीं हो सकती। समझ में आई बेटा बात? ठीक है। विशेष एक सेकंड तो खड़ा हो, अरे मेरे को डिस्टर्बेंस होती रही बेटा। हाँ ठीक है, वो बात अलग है कि लीगल हो चुका सब कुछ, इसका मतलब ये थोड़ी। चल लो बेटा, कहता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस। बेटा ध्यान से जब न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यही दिखाई देगा, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस। ऐड मत कर देना, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अब बेटा मुद्दा उठता है एसएसएस क्या है? बेटा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है ना, ये बाबू की कभी ना कभी स्टाफिंग या बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे तब भी इसकी चर्चा बहुत डिटेल में आती है। मेरे को लगता है सर ने 4 या 5 बार चर्चा करी है इसकी। अकाउंट्स में भी चर्चा आती है बेटा बहुत ज्यादा, जब आप एसपीएल का फॉर्मेट पढ़ते हो। तो बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस या 3 चीजें आती है बेटा, एक प्रोविडेंट फंड, दूसरा बेटा पेंशन, और तीसरा ग्रेचुटी। बेटा नए बच्चों से स्पेशली मैं पूछना चाहूंगा, कुछ एक्सप्लेन करना है या इन तीनों के बारे में आपको पता है? पुराने अक्षर तो भाई मेरा ख्याल 10 बार बोल चुका हूं मैं। आप बताओ, कुछ कहना है तो सीधी पूछना है? ठीक है जी, परी पूछना है। अनी आता है तेरे को? खैर परी को रोला है यार, बता। चल ठीक है, आता है पक्का पता है? चलो ठीक है, चलो एक बार हल्का सा डिस्कशन कर देते हैं। सचिता आपको पता है? चलो ठीक है, तो आपके लिए मैं फटाफट से बोल देता हूँ एक बार। बेटा पेंशन, सबसे पहली बात बेटा, जब आप रिटायर हो जाते हो जॉब से, मान लो आज आपकी एज 60 साल पूरी हो चुकी है, आप जॉब से रिटायर हो चुके हो, जो आपकी बिल्कुल लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, जो आखिरी महीने की सैलरी थी, मान लो वो 72,000 थी। आज आप रिटायर हो गए बेटा, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटी थी बेटा 2005 तक, जब तक आप जॉब करते थे 2005 तक ये फैसिलिटी थी। 2006 से जिनकी सरकारी नौकरी लगी है उनकी पेंशन की फैसिलिटी खत्म हो चुकी है, जिनकी भी नौकरी 2005 है उससे पहले लगी है। बेटा जब वो जॉब से रिटायर होते थे तो उनको उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का जस्ट हाफ तब तक मिलता था जब तक वो जिंदा रहते थे। 60 साल की एज में आप रिटायर हो गए, अगले महीने से बेटा आपको 36,000 रुपए महीना घर बैठे बेटा पेंशन मिलेगी जब तक जिंदा रहोगे। आपके मरने के बाद आपके स्पाउस को, यानी कि लेडी थी उनकी डेथ हो गई तो उसके हस्बैंड को मिलती रहेगी, बेटा जेंट्स था उसकी डेथ हो गई उसके वाइफ को मिलती रहेगी जब तक वो जिंदा है। ठीक है, ये पेंशन। ठीक है बेटा, प्रोविडेंट फंड क्या चीज होती है? बेटा प्रोविडेंट फंड सिंपली मींस अ बैंक अकाउंट। कॉम्प्लिकेट मत करना, मैं हमेशा बोलता हूं चीजों को सिंपल रखो। बेटा प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है बैंक अकाउंट, और अक्सर बेटा लोग ऐसा बोलते हैं कि ना मेरी सैलरी है 12 लाख का पैकेज है पर इन हैंड 9 लाख आता है। भाई अगर तेरी सैलरी 12 लाख है तो इन हैंड 9 क्यों आता है? 12 ही आना चाहिए। तो बेटा ये 3 लाख कहां चला जाता है? बेटा ये 3 लाख 2 जगह पर चला जाता है। बेटा पहली जगह है इनकम टैक्स और दूसरी जगह है बेटा प्रोविडेंट फंड। बेटा आप लॉ को देखो ना, लॉ ने कितना बढ़िया बनाया, सब कुछ कितना सिस्टमैटिक किया। बेटा जो इंसान, जो एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा होता है, बेटा लॉ ने उसको ही फंसाया हुआ है कि एम्प्लॉयर कभी भी हम एम्प्लॉय से उसकी सैलरी का टैक्स नहीं मांगेंगे। तू जब भी उनको सैलरी देगा टैक्स काट के देगा और तू देगा टैक्स। देखो कितना बढ़िया ना। वरना रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन सोचो, यहाँ काम करने वाले भी बेटा 1-1.5 लाख एम्प्लॉय है,
अब 1-1.5 लाख एम्प्लॉय से अलग अलग सरकार टैक्स मांगे, उससे बेटर है रिलायंस उन 1.5 लाख एम्प्लॉय का इकट्ठा टैक्स जमा कराए, इन्फोसिस अपने 2 लाख एम्प्लॉय का इकट्ठा टैक्स जमा कराए। समझ में आ रही है बेटा लॉ कैसा बना हुआ है? तो बेटा उस 12 लाख में से मान लो 1 लाख रुपए तो या 60,000 रुपए तो टैक्स ही था, तो टैक्स चला गया। बेटा बचा हुआ 240, वो कहां से चला गया जो आपके 3 लाख कम मिले? बेटा वो 20,000 रुपए महीना आप अपने प्रोविडेंट फंड में जोड़ रहे हो और ये पैसा आपको रिटायरमेंट पर मिलता है। बेटा इंडिया में एक रूल है, जितना प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्या इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है कि कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो? बेटा एक लिमिट दी गई है, ठीक है ना, कि आप 12% आपकी सैलरी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, 12%, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। वो बात अलग है कि मेरी अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 12% क्रॉस कर गया हूं मैं, ठीक है ना। आपकी सैलरी 12 लाख है, ठीक है ना, 12% सिर्फ 1,44,000 बैठता है, मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, मैंने 240 बोल दिया, ठीक है ना, पर इससे ज्यादा आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है ना। एम्प्लॉयर भी उतना ही डालेगा जितना आप डालोगे, यानी कि 20,000 रुपए महीना उसने जोड़े, 20,000 रुपए आपने। बेटा अगले महीने फिर, तीसरे महीने फिर, साल भर बीत गया, आपने अपनी सैलरी में से 240 जोड़े, उसने भी 240 डाले। सोचो पहले महीने पहले साल बेटा 4,80,000 रुपए जमा हो गए। और अभी आपकी नौकरी 30 साल की रहती है, क्योंकि अभी आप 29 साल के जब नौकरी शुरू हुई, पहले साल ही हुआ अभी तो 30 साल की नौकरी है। अगर 30 साल तक लगातार पैसा जोड़ो तो कितना जुड़ जाएगा? और बेटा ब्याज भी लगती है, जैसे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट लगता है। मैंने क्या बताया, प्रोविडेंट फंड कुछ और नहीं बेटा, एक बैंक अकाउंट है, यहाँ पैसा जुड़ रहा है जहां सिर्फ आप ही निकाल सकते हो। समझ में बेटा आ रही बात? और बेटा जब रिटायरमेंट होते है हैंडसम मनी बेटा पहुंच चुकी होती है, 2 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसा रिटायरमेंट में पैसा मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? लेकिन बड़े काम की बात है, ये मत भूल जाना, मैंने प्रोविडेंट फंड के बारे में सब कुछ बता दिया, पर ये मेथड क्या कहता है बेटा, सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जुड़ना एसएसएस पे, अपनी वाली बात कुछ नहीं, तो एम्प्लॉयर ने पैसा डाला। ठीक है जी। बेटा ग्रेचुटी क्या चीज होती है? बेटा ग्रेचुटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है, बेटा डिक्शनरी मीनिंग होता है इसका ऑनर। ऑनर मतलब सम्मान देना। बेटा ये कहता है सम्मान दे दो। बाबू अगर कभी भी कोई एम्प्लॉय 5 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस देकर रिटायर होता है या जॉब छोड़ता है तो बेटा ही डिजर्व्स ग्रेचुटी, ऐसा लॉ कहता है। ग्रेचुटी एक्ट 1972 इंडिया में वो बोलता है। और वो बेटा एक स्पेशल तरीका भी बताता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो ऑनर देना है, ग्रेचुटी एक्ट कहता है ये जो ऑनर है वो पैसों में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सम्मान देना है तो एक मोमेंटो दो, एक मेडल पहना दो या एक बुके दे दो, चलो जी होगी छुट्टी घर पहुंचो, ऐसे ऑनर नहीं देना। ऑनर शुड बी एन अमाउंट। ठीक है ना जी। वो आपको अभी खैर कैलकुलेशन नहीं जाननी, जब लेवल बढ़ेगा तो आपको पता लग जाएगा कि ग्रेचुटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है जी, मुद्दा समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल तीनों। बढ़ जाऊं आगे? चलो मैं सोच गया था बहुत तेज रफ्तार पे आज उड़ाऊंगा, मैं तो बहुत स्लो हो गया दोबारा से। चलो जी भगाते हैं भाई इसको। बेटा रेंट में, रेंट की बात कर रहा हूं, रेंट में 2 मुद्दे हैं बेटा, एक्चुअल रेंट भी जोड़ना है, इंप्यूटेड रेंट भी जोड़ना है। क्या मतलब एक्चुअल रेंट और इंप्यूटेड का? मेरा ख्याल इंप्यूटेड का मतलब मैंने उस दिन भी क्लियर किया था, कल की सी बात आई थी। इंप्यूटेड का मतलब होता है बेटा मार्केट वैल्यू, बड़ा सिंपल मतलब होता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जहां पर मैं ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कर रहा हूं, क्या ये मेरी जगह खुद की है? नहीं तो नहीं है। क्या मैं रेंट पे करता हूँ इस जगह? बिल्कुल करता हूं बेटा, मैं रेंट पे करता हूं। क्या ये सच में एक्चुअल रेंट है? हाँ बेटा मेरा तो खर्चा है, ठीक है ना, लेकिन क्या बेटा वो लैंडलॉर्ड की इनकम है? बेटा इनकम मेथड कहते हैं एक्चुअल रेंटल इनकम जो आप रिसीव कर रहे हो उसको जोड़ दो, यानी कि उनकी इनकम में लैंडलॉर्ड की इनकम में इसको जोड़ देना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा फर्ज करो ये जगह मेरी होती और मैं अपने ही आपको बेटा ये लैंड प्रोवाइड कर रहा होता, तो कहता है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट निकालना, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट निकालना और अपनी इनकम में जोड़ देना। समझ में आई बेटा बात? एक्चुअल रेंट क्या और इंप्यूटेड क्या? क्लियर है बेटा? इंप्यूटेड का मतलब कुछ और नहीं होता है बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट निकालो। डन? क्लियर? बढ़ जाऊं आगे बेटा, साथ ही साथ ये बोलता है बेटा कुछ रॉयल्टी इनकम्स भी जोड़ दो। बेटा रॉयल्टी कहना बहुत सारी अलग अलग फेडर है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, इक्का दुक्का की बात कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। बेटा एक
फ्रेंचाइजी कल्चर चल रहा है आजकल, आप देखते हो बर्गर किंग और मैकडी और डोमिनोज, पिज्जा हट, केएफसी, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं कितनी फ्रेंचाइज। ठीक है ना, एक किसी भी एक फ्रेंचाइज को पकड़कर एग्जांपल डिस्कस करते हैं और आपको रॉयल्टी क्लियर करते हैं। बेटा मान लो आपने मैकडी की फ्रेंचाइज ली और 3 करोड़ रुपए देती है, ठीक है जी, 3 करोड़ रुपए खर्चे, जिसमें से 1 करोड़ बेटा नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी और 2 करोड़ रिफंडेबल है। जब भी तामझाम बेचोगे तो बेटा अपने 2 करोड़ ले जाना, 1 करोड़ कभी नहीं मिलेंगे, वो नॉन रिफंडेबल है। तय ये हुआ कि बेटा सारा स्पेस का खर्चा आपका है, स्पेस आपका होगा, फर्नीचर फिटिंग के वैसे उस 3 करोड़ में जा चुके हैं, वो सब कुछ करवा कर देंगे, आपको पूरा डेवलप करके देंगे। जितना स्टाफ रखोगे वो सब आप रखोगे, उनकी सैलरी आप दोगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आप दोगे, मेंटेनेंस आपकी, सब कुछ आपका। इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका 70% आपका होगा, और बेटा 30% बेटा वो आपको फ्रेंचाइजर को देना है जिससे आपने फ्रेंचाइजी ली है। 70% आपका है, ठीक है ना, बाकी 30% अभी भी उनका है। और लगभग सारी फ्रेंचाइजों में रेशो ऐसे ही रहती है, किसी में 60-40 है, किसी में 70-30 है, ठीक है ना, किसी में 75-25 भी है, लगभग सारी फ्रेंचाइजियों की कहानी सेम है। मान लो बेटा ऐसा होता है कि एक दिन में जितनी सेल होती है उसका 50% कमाई है, और पहले दिन आपके आउटलेट की सेल है 50,000 रुपए, सेल 50,000 है, मतलब कमाई कितनी है 25,000, 30% उनका है, 70% आपका है। ये आपको 70% इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप सारा खर्चा कर रहे हो अपनी जेब से, दूसरी बात आपको वो 1 करोड़ भी रिकवर करना है जो आपने फ्रेंचाइजी फी दी हुई है, इसलिए 70% आपका है, 30% उनका है। आपने बेटा 25,000 का 30% 7500 रुपए अगले मंथ उनके अगले दिन उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और ये आप रोज करते हो, रोज डेली बेसिस पे करते हो। जितनी भी सेल होती है बेटा उसका 50% निकालकर, प्रॉफिट निकालकर उसका 30% पोर्शन आप उनको ट्रांसफर करते रहते हो। ये जो 30% पोर्शन डेली बेसिस पे ट्रांसफर होता है, ये कुछ और नहीं बेटा, यही रॉयल्टी इनकम है। पूरे फ्रेंचाइजिंग कल्चर में यही रॉयल्टी इनकम होती है। क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है। एक और रॉयल्टी इनकम की बात करते हैं बेटा, बाबू वो रॉयल्टी इनकम बेटा बुक्स के केस में डिस्कस कर लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए। बेटा कोई भी बुक ऑथर होता है, ठीक है ना, उसने एक बुक लिख दी, ठीक है, और किसी पब्लिशर को कांटेक्ट किया कि पब्लिशर हमारी बुक है, अच्छी खासी बुक हमने लिखी है, पढ़ लो आराम से, ठीक है ना, और पब्लिश कर लो, ठीक है जी। मान लो बेटा डीके गोयल सर ने एक बुक लिखी हुई है अकाउंट्स की, शायद आर्या पब्लिकेशन है उनका, ठीक है ना, तो उन्होंने आर्या पब्लिकेशन को कांटेक्ट किया कि हमारी बुक पब्लिश कर दो। बेटा आर्या पब्लिकेशन ने क्या किया, उसका एमआरपी डिसाइड करा 400, ठीक है जी, और बेटा तय ये हुआ कि 30% पर बुक रॉयल्टी डीके गोयल सर को दी जाएगी, 30% यानी कि 120 रुपए। बेटा पब्लिशर ने बोला कि हम 120 रुपए आपको देंगे इस बुक को पब्लिश करने की, हमारी कॉस्ट ही 100 रुपए आ रही है, यानी कि पेपर की कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट सब 100 रुपए तो हमारा ही आ रहा है, ठीक है ना। और उसने कहा हम भी कमाना चाहते हैं 120 रुपए, हम 340 की मार्केट में बेचेंगे, बाकी होलसेलर या रिटेलर उनके लिए मार्जिन छोड़ रहे। तो बेटा ये जो पर बुक उनको 120 रुपए मिल रहा है, ये कुछ और नहीं बेटा, ये रॉयल्टी इनकम, ठीक है ना। बेटा कभी भी कोई ऑथर सिरदर्दी नहीं लेता कि मैं देखो प्रिंटिंग कितनी चल रही है या कैसे चल रही है प्रिंटिंग, या देखो कहाँ बिक रही है, उसे तो पर बुक मतलब है कितनी बुक चलेगा, इतनी बुक पब्लिश होगी, लाओ जी हमारे को पैसे तो इतने। समझ में आती है बेटा रॉयल्टी क्या चीज है, ठीक है जी। मैंने वैसे अगर टाइम वैसे तो एक आध फील्ड में और रॉयल्टी डिस्कस कर देंगे, मैंने 2 फील्ड में आपको रॉयल्टी की बात करती, ठीक है जी। बाबू आ जाओ फटाफट से इंटरेस्ट वाले मुद्दे पे। बेटा जो मुद्दा रेंट में, सेम मुद्दा इंटरेस्ट में भी है, यानी कि बेटा इंटरेस्ट वो भी हो, वो भी एक्चुअल जुड़ता है, और वो इंप्यूटेड हो तो वो भी जुड़ता है। एक बात और स्पेसिफिकली अभी सुन लो सबसे पहले, बेटा अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी बिजनेस में, ठीक है ना, लेकिन वो कैपिटल आपने पैसा इंट्रोड्यूस करा लेकिन बेटा वो प्रोडक्शन में यूज नहीं हुआ, तो बेटा उसका इंटरेस्ट कभी इस मेथड का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि बेटा हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, वो सिर्फ प्रोडक्शन की बात करती है और किसी चीज की बात ही नहीं करती। ये बात आपको बेटा सर्कुलर फ्लो से भी याद होगी, जब हम बेटा हाउस होल्ड का डायग्राम बनाते थे तो बेटा उसकी बोरोइंग कभी नहीं लिखते थे सर्कुलर फ्लो में, याद करो, याद है ना बेटा, सर्कुलर फ्लो में हम हाउस होल्ड की तरफ बोरोइंग कभी नहीं लिखते थे, बोरोइंग सिर्फ फर्म की तरफ ऐड करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि गुड्स और सर्विस कौन प्रोड्यूस करता है बेटा,
सिर्फ फर्म करती है। और यही बात मैं अब बोल रहा हूं बेटा, एक इंसान ने पैसे लिए उधार पर 5 लाख रुपए का बैंक लोन लिया बेटा, और उसके घर में उसकी बच्ची की शादी थी बेटा, वो 5 के 5 लाख रुपए वहां खर्च कर दिए। आपने कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं किया, कोई प्रोडक्शन ऑफ सर्विस नहीं किया, और 5 लाख रुपए कहीं और खर्च कर दिए, ठीक है ना, सिर्फ कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए खर्च कर दिए बेटा। इस 5 लाख का आप चाहे पूरी जिंदगी ब्याज देते रहो, ये कभी भी बेटा इनकम मेथड का पार्ट नहीं होगा। सिर्फ वही पैसे जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में लगेंगे, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में लगेंगे, सिर्फ उन्हीं का ब्याज जोड़ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना जी। आप पैसा लेकर आए, कर्जा उठाकर लाए कहीं से बेटा, और उसका इंटरेस्ट पे करे जा रहे हो, एक्चुअली में इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बिल्कुल एक्चुअल इंटरेस्ट पे कर रहे हो बेटा। जो भी इंसान उस इनकम को रिसीव कर रहा है बेटा, उसके इंटरेस्ट इनकम जोड़ देना, कोई दिक्कत तो नहीं, एक्चुअल समझ में आता है बेटा। इंप्यूटेड भी जोड़ देना। वैसे तो अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं तो बेटा ये कंसेप्ट अकाउंट से 100% रिलेट करता है, कुछ याद भी आ रहा होगा शायद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोप्राइटर है, अपने बिजनेस में खुद ही पैसा डालता है और उसकी ब्याज खाता रहता है। सर मैं भी यही कह रहा हूं, अगर बेटा आपने बैंक से लोन लेकर नहीं बिजनेस में पैसा डाला, सभी पैसा अपना डाला, सारा का सारा पैसा अपना डाला, पूरी 100% कैपिटल आपकी है, तो बेटा ये कहता है इंप्यूटेड इंटरेस्ट के नाम की इनकम निकालते रहो, मार्केट वैल्यू ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है वो निकालते रहो, ठीक है ना, वो आपकी इनकम है इस मेथड के हिसाब से। अकाउंट्स का कंसेप्ट भी कुछ ऐसा ही कहता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बेटा बात। दो बातें स्पेसिफिकली है बेटा जो जोड़ना नहीं इस मेथड में बेटा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी इंटरेस्ट दे रही है पब्लिक डेट पर तो मत जोड़ना, ठीक है ना बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक डेट लिया, वैसे बता देता हूं, अगर बिजनेस स्टडीज में बात पढ़ी है कहीं ना कहीं याद है बेटा, ये कुछ और नहीं, टी बिल्स है, ठीक है ना। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, या प्यार से बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड बेटा। अगर आप वो मार्केट में इशू कर रहे हो और सरकार उसकी ब्याज दिए जा रही है सर, स्पेसिफिकली ये मेथड बोलता है कि ये वाला ब्याज लोगों की इनकम मत बना देना बेटा। अब लॉजिक उठता है कि क्यों ना बना देना, क्योंकि बेटा ज्यादातर गवर्नमेंट आज की तारीख में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस पे पैसा नहीं खर्च रही। गवर्नमेंट जो भी लोन उठा रही है बेटा, चाहे वो मार्केट से उठा रही है, चाहे वो आरबीआई से उठा रही है, जो भी कुछ लोन उठा रही है, ज्यादातर बेटा प्रोडक्शन के अलावा और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन है, वहीं खर्च कर रही है, ठीक है ना। जैसे बेटा गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इतने सारे चला रखे हैं, ठीक है ना, वो या अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के इतने सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस पे पैसा नहीं खर्च कर रही सरकार, उल्टे सीधे काम बहुत सारे कर रही है। लेकिन तो बेटा अगर आपका सारा पैसा वहीं जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस में नहीं जा रहा है, तो किस बात की ब्याज जुड़ेगी? ब्याज तो जुड़ेगी। ये मेथड तो क्या कहता है बेटा, उसी ब्याज को जोड़ना बेटा जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में लगी है, ठीक है ना जी, तो दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बेटा बात। एक और बात बेटा, अगर एक फर्म दूसरी फर्म को ब्याज पे कर रही है तो बेटा वो भी मत जोड़ना, वन फर्म टू अनदर फर्म, बेटा ये बिल्कुल नहीं जोड़ना। दो बातें स्पेसिफिकली यहाँ ये भी नहीं जोड़नी। बेटा मुद्दा ये उठता है कि क्यों नहीं जोड़नी, लोग कर देते हैं बैठ बहू, बस आप एक बात कंफर्म करके बताओ कि आपको दिख रहा है कि अगला पॉइंट प्रॉफिट यहाँ जुड़ना है इनकम मेथड में, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं कि क्यों नहीं जुड़ना, इसका प्रॉफिट से लेना देना है, इसलिए अच्छे से देख लो। प्रॉफिट जुड़ना है ना, लो सुनना, एक मिनट सामने देखना बेटा। एक फर्म है एबीसी लिमिटेड, ठीक है नी, इसने क्या किया बेटा, दूसरी फर्म को पैसे दे दिए बेटा पीक्यूआर लिमिटेड को, ठीक है जी, 1 करोड़ का लोन देती है, ठीक है बाबू। यहां से ये इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रही है। सर मेरा ख्याल अकाउंट से इतनी सब कुछ सब जानते हैं बेटा बाबू, जब ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, क्या ये इस इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड में? अपनी इस इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट साइड में। बेटा ये जो इंटरेस्ट इनकम पीक्यूआर ने पे करी है 10 लाख रुपए, इसने जोड़ दी बेटा। जब ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, क्या ये इनकम जुड़कर आएगी बेटा 10 लाख रुपए? बिल्कुल जुड़कर आएगी। तो बेटा इसीलिए बोला गया कि ये इनकम क्योंकि प्रॉफिट में जुड़ जाएगी तो अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, और एक चीज की हम डबल काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये कहता है प्रॉफिट में जुड़ जाएगी इनकम, तो यहां जुड़ने की कोई कोशिश मत करना। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है बात बाबू? अभी तक मैंने 3 बातें क्लियर कर दी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 3 कंपोनेंट हैं,
wages and salary in cash, wages and salary in kind, employer contribution to SSS। ठीक है जी। बाबू रेंट एंड रॉयल्टी दोनों अलग अलग वर्ड है, एक्चुअल रेंट भी जोड़ना है, इंप्यूटेड भी जोड़ना है। रॉयल्टी के दो एग्जांपल दे दिए, फ्रेंचाइज कल्चर और बुक की बात करती। ठीक है जी। इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट भी जोड़ना है, इंप्यूटेड भी जोड़ना है। दो बातें स्पेसिफिकली मना है, गवर्नमेंट अगर पब्लिक डेट पे कोई भी इंटरेस्ट दे रही है तो वो नहीं छोड़ना, और दूसरा इंटरेस्ट बेटा अगर एक फर्म दूसरी फर्म को दे रही है वो नहीं छोड़ना, वो प्रॉफिट में निर्भर है। ठीक है जी। बेटा प्रॉफिट होता क्या है? एक प्रोपराइटर बिजनेस चलाने का जो रिस्क ले रहा है बेटा, एक पार्टनर बिजनेस चलाने का जो रिस्क ले रहा है, वो सब बेटा प्रॉफिट है। ठीक है ना बेटा, जो रिस्क ले रहे हो उसका रिवॉर्ड है ये प्रॉफिट। ठीक है बाबू, अगर प्रॉफिट कभी डायरेक्टली गिवन ना हो तो बेटा इसके तीन कंपोनेंट है, NFIA के टाइम पर भी डिस्कस किए थे। बाबू तीन कंपोनेंट है, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेनर ने, तीनों जोड़ देना प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसके अलावा अगर बेटा रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और मिक्स्ड इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये तीनों ना दे रखे हो तो बेटा इसकी जगह एक और वर्ड दे रखा होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी कि बेटा इनकम मेथड इज फुल ऑफ फॉर्मूलास। ठीक है ना, यानी कि आप फॉर्मूला ये भी बोल सकते हो बेटा कि इनकम मेथड का फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम है। क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम है। ठीक है ना जी। लेकिन मैं बता देता हूं, पेपर अच्छी हरकत करेगा, अब इतना आसान बनने ही नहीं देगा कभी भी। परेशान करने के लिए क्या क्या आता है, एक जगह पे लिखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी अलग अलग, रेंट 100 करोड़, रॉयल्टी 50 करोड़, कॉर्पोरेट टैक्सेस 20 करोड़, डिविडेंड 70 करोड़, ऑपरेटिंग सरप्लस इतना, मिक्स इनकम इतना। बच्चा समझ नहीं पा रहा, बच्चा इनको भी ऐड कर रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस को भी। भाई ऑपरेटिंग सरप्लस इन तीनों को जोड़कर बनता है, तो थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, थ्योरी में ज्यादा ध्यान लगाओ। ठीक है ना जी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, कोई दिक्कत तो नहीं, बात ओके। बेटा लास्ट मुद्दा उठता है बेटा, मिक्स्ड इनकम ये क्या चीज होती है? सबसे काम की चीज यही होती है पूरे इनकम मेथड में, जिसको बच्चा समझता है कि बिल्कुल बेकार की बात है। बेटा आप देखते हो मार्केट में होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से ज्यादा रिटेलर है, और बेटा ऐसा ये मेथड बोलता है कि रिटेलर की इनकम ही मिक्स्ड इनकम होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनकी इनकम ही मिक्स्ड इनकम होती है। दो वर्ड मैंने बोले हैं, आराम से सुनना, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल में यही नाम आएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम मिक्स्ड इनकम में जुड़ती है, या बेटा रिटेलर की इनकम मिक्स्ड इनकम में जुड़ती है। अब मैं बता देता हूं ये होती क्या है। बेटा अगर आप खुद ही एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज के ओनर हो तो कहता है आपकी इनकम अलग अलग हेड में ना जुड़कर मिक्स्ड इनकम में जोड़ देना। और इसका लॉजिक भी है, मैं अभी लॉजिक क्लियर कर देता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप खुद ही एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज के ओनर हो तो आपकी इनकम मिक्स्ड इनकम में जुड़ दीजिए। लो जी देखते हैं बेटा, फैक्टर सर्विसेज बहुत पुरानी बात, चारों है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बेटा मैं कहता हूं एक इंसान ने ना सलून ओपन किया रेंट की जगह पर, ठीक है बाबू, क्या लैंड उसकी है? नहीं है, लैंड उसकी खुद की नहीं है। बेटा लेबर सर्विसेज अकेला लगा दुकान पे, किसी को नौकरी रखा हुआ, पूरी लेबर सर्विसेज खुद दे रहा अपने प्रोडक्शन यूनिट को, सारी लेबर उसकी। बेटा कैपिटल सभी उसने लगाई है, और एंटरप्रेन्योर वो खुद है। क्या बेटा एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज का ओनर है? हाँ 3 का है, एक से ज्यादा होना चाहिए, 3 का है ना। कहता जितनी तू इनकम कमाएगा इस दुकान से चुपचाप मिक्स्ड इनकम में निकालती। क्यों अलग अलग क्यों नहीं? सर बेटा कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, पागल हो जाएगा। वो सोचेगा ना अच्छा लेबर भी मैंने दी है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मेरी अलग बनती है, कैपिटल मैंने दिया है तो इंटरेस्ट अलग बनता है, और मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने रिस्क लिया, प्रॉफिट मेरा अलग बनता है। तो अलग अलग ढूंढ के दिखा दे। चल तूने शाम को 1000 रुपए इकट्ठे कर लिए, तू सलून चलाता है, तूने 1000 रुपए इकट्ठे कर लिए, 1000 में से इन तीनों को बायफर्केट करके दिखा दे। तू कर ही नहीं पाएगा बायफर्केट कि कितनी वेजेस एंड सैलरी है, कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट है। तो चुपचाप से ले जा, सारे पैसे कहां जोड़ियो? मिक्स्ड इनकम में जोड़ियो। तो एक रिटेलर क्या करता है बेटा, यहाँ अलग अलग हेड में इनकम नहीं निकालता, वो सारी इनकम कहां जोड़ता है? मिक्स्ड इनकम में। तो मैं तभी बोल रहा था इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। समझ आती है बेटा बात? ठीक है जी बाबू, मैं कहता हूं एक डॉक्टर जिसने अपने घर पे ही, जिसने अपने घर के पे ही बेटा क्या करा, अपनी बिजनेस प्रेमाइसेस को भी खोल लिया, क्लिनिक खोलकर बैठ गया। बाबू उसके एंगल से सोचना
बेटा क्या वो एक साथ फैक्टर सर्विस का ओनर निकलता है क्या नहीं सोचते हैं बेटा, लैंड उसकी खुद की है, ठीक है। लेबर अकेले नहीं दे रहा बेटा, बहुत सारा स्टाफ है उसके पास, लेबर तो अकेला नहीं है बेटा। कैपिटल सब यूज किया है, एंटरप्रेन्योर अकेला है, एक सारा फैक्टर सर्विस का ओनर है, अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, सीधा मिक्स्ड इनकम में छोड़ो, ठीक है जी। समझ में आ रही है बेटा बात? यानी कि हर रिटेलर की इनकम, हर सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम यहीं पे आ जाएगी, देख लेना घूम फिर के। क्लियर है बेटा बात? बढ़ जाए आगे। बाबू अब मुद्दा वही उठता है कि स्टेप्स बता दो इनकम मेथड से नेशनल इनकम तक पहुंचने के, ठीक है ना। और यहाँ बेटा आपकी जनरल सेंस फेल हो जाती है, ये मत कहना मैंने प्रैक्टिकली बहुत पढ़ा है तो मेरे को स्टेप पढ़ने की जरूरत नहीं, पेपर में बना के लिख दूंगा, नंबर नहीं देता भाई कोई टीचर, रटे रटाए स्टेप चाहिए, ठीक है जी। तो बेटा स्टेप नंबर 1, सर ये वही 4 स्टेप है जो हमने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़े थे, पर ये लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है जी। लिखने का तरीका बदल जाता है, वो आराम से सुन लेना बेटा। पहला स्टेप वहां वाला सेम है, क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। बेटा इंडिया की सारी इंडस्ट्री को उठाओ, सारी की सारी, और क्लासिफाई कर दो पीएसटी में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। बेटा इन्होंने जितनी भी फैक्टर कॉस्ट बांटी है, जितनी भी फैक्टर कॉस्ट, किसी को भाई रेंट दिया होगा, किसी को वेजेस, किसी को इंटरेस्ट, किसी को प्रॉफिट दिया होगा, बेटा जितनी भी बांटी है, कहता है इन फैक्टर कॉस्ट को या बेटा फैक्टर इनकम को, भाई आपके लिए कॉस्ट है जिसने रिसीव करी उसके लिए इनकम है, कहते हैं इसको 5 हेड में क्लासिफाई कर दो। और ये पांचों हेड कुछ और नहीं बेटा, जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, पांचों हेड वही है, ये, ठीक है जी। सबसे पहले इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, जितनी भी इन्होंने पेमेंट करी है, फैक्टर कॉस्ट दी है, बेटा इनको क्लासिफाई कर दो 5 हेड में, कहते हैं इन पांचों हेड का टोटल कर दो। और जब बेटा इन पांचों हेड का टोटल करोगे, ये डायरेक्टली कैलकुलेट होगा एनडीपी एट एफसी। लॉजिक है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। सर पांचों हेड का टोटल कर दो, डायरेक्टली क्या कैलकुलेट होगा, एनडीपी एट एफसी। बेटा वैल्यू एडेड मेथड जब आप करते हो तो वहां डायरेक्टली जो कैलकुलेट होता है वो जीडीपी एट एनपी होता है, इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी होता है। वहां वजह बहुत अलग है, यहाँ वजह बहुत अलग है, ठीक है ना। सर अगर वहां की वजह याद आ रही है तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात वहां मैंने यही बोली थी, सर मैंने बोला था कि पूरे इंडिया की सभी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर दो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। मैंने की बात मैं सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की कर रहा हूं, मैं कहीं और जाएंगे। दूसरी बात, सर वहां एमपी था, उसका लॉजिक भी बताया था बेटा, बाबू अगर बेकर ब्रेड बेचेगा तो एमआरपी पे बेचेगा, उसमें टैक्सेस शामिल होंगे, पर यहाँ पे भी वजह अलग है। मैंने जब मेथड की शुरुआत करी तो पहली बात ये बोली कि सभी फैक्टर इनकम का टोटल कर दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम का टोटल करने को कहा ना बेटा, ये सब फैक्टर इनकम ही है, ये कोई ट्रांसफर इनकम नहीं है। आप खुद सोचो, अगर मैं एमपी तक जाता हूं, मार्केट प्राइस तक जाता हूं, तो बेटा इसमें मुझे कहीं ना कहीं ट्रांसफर इनकम का सहारा लेना पड़ता है। सर आप खुद सोचो, एनआईटी किससे मिलकर बना है, आईटी माइनस सब्सिडी, दोनों ही ट्रांसफर इनकम है। ये सरकार को मिलती है और ये लोगों को मिलती है, चाहे फर्म को मिलती है चाहे हाउस होल्ड को मिलती है तो सब ट्रांसफर इनकम। मैंने मेथड की शुरुआत किस वर्ड से करी, यही करा, फैक्टर इनकम का टोटल कर देना। तो बेटा इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम है एफसी में, अगर आप एनपी में चले जाओगे तो बेटा ट्रांसफर इनकम के बिना तो नहीं जा सकते। तो जब हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं तो एनपी कभी कैलकुलेट नहीं होगा, कैलकुलेट ही क्या होगा, एफसी होगा। समझ में आ रही बेटा बात? आखिरी बात बेटा, वहां गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आप बहुत सारे कैपिटल गुड्स का यूज करते थे, जैसे कि बेटा मैं मिलर की बात करूं तो सर मिलर एक मशीनरी का यूज कर रहा है, ऐसे थोड़ी वीट फ्लोर में कन्वर्ट हो रही थी, याद करो ना वो मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो आपने उसका डेप्रिसिएशन कहां लगा, जो कैपिटल गुड्स का यूज करा। सर इनकम मेथड में डेप्रिसिएशन जैसी कोई बात ही नहीं है, यहाँ कोई कैपिटल गुड्स जैसी बात नहीं है, ये कैलकुलेट ही सीधा नेट करता है, ठीक है जी। और बेटा स्टेप नंबर 4 वो क्लियर है, क्योंकि ये डायरेक्टली खुद ही डोमेस्टिक इनकम आ चुकी है। बेटा स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट नेशनल इनकम विच इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। और मैं यहां पर पहुंच चुका हूं, एनएनपी एट एफसी तक जाना है, कैसे पहुंच सकता हूं, प्लस एनएफआई है, ठीक है जी। बात ओके, जितनी मैंने बोली। आखिरी बात बेटा प्रिकॉशंस, फटाफट से प्रिकॉशंस खत्म करते हैं और मेथड आज खत्म करके जाएंगे थ्योरेटिकल। बेटा 6 प्रिकॉशंस है, वहां से कुछ कुछ चेंज भी है बेटा, आराम से सुनते जाना। पहली बात, ट्रांसफर इनकम मत जोड़ो, भाई पता है
ठीक है ना, ये बात 2 बार हो चुकी। फैक्टर इनकम ही जोड़नी है, ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़नी। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा सेकेंड हैंड गुड्स और सर्विस की सेल से कोई भी इनकम हुई बेटा वो नहीं जोड़नी, लेकिन बेटा ब्रोकरेज या कमीशन दिया वो जोड़नी है। ये बात बेटा उस मेथड जैसी है, कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है ना सर, सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विस बेचे, दोबारा इनकम हुई। सर जब पहली बार बेचे तो इनकम हुई थी, तब तो जोड़ दी थी ना, अब दोबारा भी जोड़ोगे क्या? एक चीज की कितनी काउंटिंग करोगे? फिर तो बेटा मोबाइल फोन तो जान ही ले लेंगे आपकी, क्योंकि लोगों को इतना शौक है बेटा, 5-5 दिन में भी बेचने वाले लोग बैठे हैं इंडिया में। 5 दिन इस्तेमाल करते हैं, बोर, बेच दिया। तो भाई कितनी बार जोड़ोगे एक साल में? अगर 5 बार फोन बिकेगा तो 5 बार इनकम हो गई देश की। फिर तो आपके हिसाब से हमारी 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए आज तक। ठीक है ना सर, तो वो तो नहीं हो सकता बेटा। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विस नहीं जोड़ता, लेकिन ब्रोकरेज कमीशन जोड़नी है। काम की बात, ये बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूं, ये 1 मार्क में पक्का आएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, ये नहीं जोड़ना, लेकिन ब्रोकरेज कमीशन जोड़नी है। बेटा ये मुद्दा उठता है, ये क्यों नहीं जोड़ना? बेटा देखो, मैंने एक शेयर खरीदा कंपनी का 100 रुपए, और बेटा उसको 120 रुपए में बेच दिया, और मेरे पास 100 शेयर थे, मैंने 2000 रुपए कमा लिए। ठीक है, 20 रुपए पर शेयर कमाए, 100 शेयर पे 2000 कमाए। बेटा नॉर्मली मेरी इनकम में शामिल होता है एज पर इनकम टैक्स, लेकिन बेटा इकोनॉमिक्स एंगल बोलता है कि इसको ऐड नहीं करना। क्यों? बेटा मैंने कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं करे इससे। इन्हें इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स। आपने एक पेपर खरीदा, पेपर बेच दिया, उससे आपने 2000 रुपए कमाए, आपने कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ सर्विस से नहीं कमाए। कहता है ये नेशनल इनकम नहीं हो सकती हमारी। ठीक है ना, मतलब देखो सरकार सब कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से चलाती है। ये भी कह देते हैं कि इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम नहीं होगी, टैक्स भी मत लो। कहते नहीं, वहां तो इनकम है, वहां टैक्स लेंगे, इकोनॉमिक्स के हिसाब से इनकम नहीं। ठीक है ना, सब कुछ सरकार की सहूलियत के हिसाब से, जहां जैसे सहूलियत लगे। कितनी जगह इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट कॉपी करेंगे, कितनी जगह इग्नोर मार देंगे। देन समझ में आई बेटा बात, क्यों नहीं जुड़ेगी शेयर की इनकम, बोर्ड्स की इनकम, डिवेंचर्स की इनकम? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ते हैं आगे बेटा। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स अचानक से हो जाने वाले बहुत बड़े बड़े गेन्स, बेटा इसका पार्ट नहीं होते। अगेन बेटा बाबू शेयर भी इसमें आ सकता है अगर आप लिखना चाहो, लेकिन वो स्पेसिफिकली इंक्लूड है। लेकिन बेटा और बड़े सारे एग्जांपल है बेटा, हॉर्स रेस पे पैसा लगा देना, ठीक है ना, यानी कि किसी भी सट्टे पे पैसा लगा देना। कौन बनेगा करोड़पति? से करोड़ रुपए जीत लाए आप। सर ये इनकम मेथड में इनकम नहीं है, देखो आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ सर्विस से जनरेट नहीं करी। समझ में आएगी बेटा बात? विंडफॉल गेन्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है बाबू, 5th पॉइंट, इनकम आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, बेटा ये भी इंक्लूड नहीं होनी। इनकम आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स इंक्लूड नहीं होती। बेस्ट एग्जांपल इज डेथ ड्यूटी। बेटा अगर कोई इंसान मर जाता है तो बेटा शमशान घाट में जलाने की या बेटा कब्रिस्तान में दबाने की एक नॉमिनल सी फीस रहती है, पर ऐसा माना जाता है बेटा ये इंसान जो मर कर गया है बेटा, ये उसी के पैसों से दी जा रही इनकम है। बेटा ये किसी की शमशान घाट की नई इनकम मत बना देना। तो बोलते हैं इन्होंने जब कमाई थी तो तब ये इंक्लूड हो गई थी। इंसान जब जिंदा था, इसने जब कमाई थी तब इंक्लूड हो गई थी, अब इसको नई इनकम नहीं बनानी, ये पास सेविंग से पे करके गया वो अपनी। ठीक है जी। एंड लास्ट वन, काम की बात, imputed value of the services provided by the owner to its production unit। बेटा अगर ऑनर ने ही, बिजनेस के ऑनर ने अपनी ही प्रोडक्शन यूनिट को कोई सर्विस दी है, कहता है उसकी इंप्यूटेड वैल्यू जोड़ देना। सर अगर ये कह रहा ना यहाँ जोड़ने को, मैं पहले ही जोड़कर आया हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। क्या बोला? इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑनर टू इट्स प्रोडक्शन यूनिट। अगर बिजनेस के ऑनर ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट को कोई सर्विस दी है तो कहते हैं उसकी इंप्यूटेड वैल्यू निकालो, जोड़ दो। यहां देखो सर, अगर आपने मतलब अपनी ही लैंड पर प्रोडक्शन यूनिट खोली, अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सर्विस देनी शुरू कर दी, क्या बेटा हम इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट जोड़ते थे? जोड़ते थे। अगर बेटा आपने अपनी प्रोडक्शन यूनिट को पैसे दे दिए, क्या बेटा इंप्यूटेड इंटरेस्ट जोड़ते थे? बिल्कुल जोड़ते थे। तो सर मैं पहले ही जोड़ता हूं इस चीज को, तो इस मेथड की प्रिकॉशन ये कि इनको जोड़ लेना, भूलना मत।
क्लियर है बेटा? बाकी देखो मैं लिख ज्यादा नहीं पाता क्योंकि रिवीजन मैच में अगर मैं लिखता रहूंगा तो फिर बेटा पूरा कैसे करूंगा सब कुछ, ठीक है ना? इसलिए मेरा लिखने पे ध्यान है, नोट्स दे दिए उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हो, पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम है पूछो। थ्योरेटिकली मेरे हिसाब से मेथड कंप्लीट है। आएंगे बेटा परसों हम न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे, अभी कल फिर छुट्टी रहेगी, मजबूरी है, ठीक है ना? मूवी देखा है फिर देखते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।